हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू कॉस्मोस क्लासेस। दिस इज अभय खेड़िया। मैं सभी बच्चों का हमारे चैनल पे स्वागत करता हूं और मेरी तरफ से सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। चलिए आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट एंड टुडे वी ऑन द लेक्चर नंबर 10। देखिए, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है इसका पहले पास 5 मिनट हम क्विक रिवीजन कर लें। देखिए, अभी हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे वॉइड्स के बारे में। व्हाट इज वॉइड्स? वॉइड्स क्या होते हैं? जब आप किसी स्फेयर्स को अरेंज करना स्टार्ट करते हैं तो उन स्फेयर के स्पेस में जो स्पेस क्रिएट होती है, जब आप स्फेयर्स को अरेंज करते हैं तो बेसिकली वो स्फेयर आपस में एक दूसरे को जब टच करेंगे तो वहाँ पे कोई ना कोई खाली स्पेस क्रिएट होगी। बिकॉज वो जब स्फेयर अरेंज होते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई वैकेंट स्पेस होती है बिकॉज ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द स्फेयर, एंड दैट वैकेंट स्पेस इज नोन एज वॉइड्स। हमारे पास दो टाइप के वॉइड्स होते हैं, वन इज प्लेनर वॉइड्स एंड अदर इज नॉन प्लेनर वॉइड्स। प्लेनर वॉइड्स वो वॉइड्स होते हैं जहाँ पे स्फेयर का सेंटर और वॉइड्स का सेंटर दे लाइज ऑन द सेम प्लेन। एक तरीके से जब हमारे जो स्फेयर है वो सारे एक ही प्लेन में अरेंज होंगे तो ऑब्वियस ऐसा उनके वॉइड्स भी उसी प्लेन में होगा। उस टाइप की वॉइड्स को हम बोलते हैं प्लेनर वॉइड्स। इस चैप्टर में वी आर डीलिंग विद सॉलिड्स एंड बेसिकली सॉलिड्स में बेटा हमारे पास वहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे, बेका सॉलिड्स आर 3D ऑब्जेक्ट्स, तो वहाँ पे पार्टिकल्स हमारे 3D पर अरेंज होते हैं। तो ऑब्वियस है इस चैप्टर में हमारे पास प्लेनर वॉइड्स की नाम चीज नहीं होगी। कोई भी सॉलिड में प्लेनर वॉइड्स नाम की चीज नहीं होगी। जो भी वॉइड्स होंगे दो आर गोइंग टू बी नॉन प्लेनर वॉइड्स बिकॉज वहाँ पे पार्टिकल्स हमारे 3D में अरेंज होंगे। वहाँ पे पार्टिकल्स एक प्लेन के अलॉन्ग नहीं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों के अलॉन्ग अरेंज होंगे। बट फिर भी आपको प्लेनर वॉइड्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है बिकॉज सामने वाला एग्जामिनर आपका बेसिक्स को टेस्ट करेगा। वो क्या बोलेगा कि भाई मैंने 3 स्फेयर्स को एक प्लेन में चिपका के रख दिया, तो बेटा वहां पे जो बीच में वॉइड क्रिएट होगा उस वॉइड में मैक्सिमम कितने साइज का स्फेयर रख सकता हूं। तो आप बोलोगे सर अगर वहां पे कैपिटल आर का उसने वैल्यू दिया कि भाई द रेडियस ऑफ स्फेयर इज गिवन लेट्स से 50 पिकोमीटर उसने दे दिया, तो आपसे पूछ ले द वॉइड विच इज क्रिएटेड बाय टचिंग द 3 स्फीयर्स उसका रेडियस कितना होगा, तब आपको यहाँ पे इसका रिलेशन यूज होना चाहिए। सो बेसिकली वो आपकी बेसिक्स को टेस्ट करेगा, तो आपको प्लेनर वॉइड्स के बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा था नॉन प्लेनर वॉइड्स के बारे में लास्ट क्लास में। नॉन प्लेनर वॉइड्स 3 टाइप के होते हैं जिसका नाम है टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड क्यूबिकल। टेट्राहेड्रल वॉइड वो वॉइड होता है विच इज फाउंड बाय टचिंग द 4 स्फीयर्स। किस तरीके से अरेंज होंगे स्फीयर्स? 3 स्फीयर्स ऑन द वन प्लेन एंड 1 स्फीयर अबव द प्लेन। तब जो बीच में छोटी सी स्पेस क्रिएट होगी ना तीनों स्फीयर के ऊपर और बड़ा वाला स्फीयर जो ढक दिया आके उसी वॉइड के ऊपर, तब जो स्पेस क्रिएट हो रही दैट पर्टिकुलर स्पेस इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड। वहां पे रेडियस रेशियो आता है 0.225। इसका यूज मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, बट यूज है। इसको हमने ऐसे टाइम पास के लिए नहीं निकाला है सर, निकाल दिया आपने तो बस बताया नहीं, यूज बताऊंगा भाई, अभी टॉपिक तो आन दो। ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा था ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज फाउंड बाय टचिंग द 6 स्फीयर्स। बेटा ये टर्म्स पता होना चाहिए बिकॉज इसका यूज है आपको ये वॉइड में। बिकॉज मैं आपको चलो हिंट दे रहा हूं, मैं जब आपको आयनिक सॉलिड्स पढ़ाऊंगा तो आयनिक सॉलिड्स में इन्हीं वॉइड्स में हमारे क्या रहेंगे, कैटायंस। इन्हीं वॉइड्स में कौन रहेंगे हमारे पास, कैटायंस। तो आपसे पूछा जाए वहां पे दो टाइप की कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे, एक होगा कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन का, एक होगा कोऑर्डिनेशन नंबर अनायन का। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन क्या होगा बेटा, आपको जब पता रहेगा कि सर कैटायन हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है तो आप बोलोगे सर वो कैटायन तो 6 पार्टिकल्स को टच कर रहा है, तो सर उस कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6। अनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालोगे, वहां पे जो अनायन होंगे ना वो क्रिस्टल लैटिस के एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दूंगा कि अनायन ऑक्यूपाइज द एफसीसी लैटिस। अब एफसीसी लैटिस में आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर हमने निकाला है। एफसीसी अरेंजमेंट मैंने आपको मेटालिक सॉलिड्स में कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला है, वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा आता है 12। उसको आप रिवाइज कर लेना बेटा, लेक्चर नंबर 8 में हुआ आई थिंक सो। तो वहां पे ये सब टर्म्स इंपॉर्टेंट, तो आपको डेफिनेशन क्लियर रहेगी ना तो आपको चीजें सोचना कम पड़ेगा यार। व्हाट इज क्यूबिकल वॉइड? द वॉइड विच इज फॉर्म बाय टचिंग द 8 स्फीयर्स। इट मींस अगर क्यूबिकल वॉइड में कोई कैटायन है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8। अभी यूज नहीं है बट चीजें सेट तो करो यार, कौन चीजों को अभी से लिंक करना स्टार्ट करो। ठीक है ना। ठीक है। और व्हाट इज क्यूबिकल वॉइड कैसे बनता है, जब आपने 4 स्फीयर को एक प्लेन में रखा और 4 स्फीयर उसके ऊपर एग्जैक्टली ऊपर रख दिया, तब जो बीच में स्पेस क्रिएट दैट इज कॉल्ड क्यूबिकल वॉइड। उसका रेडियस रेशियो आता है 0.732, याद होना चाहिए। और मैंने आपको लास्ट क्लास में पुश किया था बच्चों को कि इस क्लास में जब आओगे तो आपको मैं मान के चलूंगा कि आपको सभी टाइप के वॉइड्स के रेडियस रेशियो टिप्स में हो चुके हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि लेक्चर नंबर 9 जो मैंने आपके सामने रिक्वेस्ट करी थी वो याद हो जाए। इसका यूज जब कराऊंगा तब बोलोगे सर तब याद कर लेंगे, तो बेटा फिर हो चुका, तो वहां पे और भी चीजें बोलूंगा बेटा, इसको भी याद रखना है। ये चैप्टर आपके लिए बेहद स्कोरिंग बन जाता है अगर आप रिजल्ट्स को याद रख लेते हैं। सिर्फ उन्हीं रिजल्ट्स बेस्ड पे क्वेश्चंस हैं।
बाकी सब चैप्टर में क्या होता है, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो क्या होगा बेटा, मैं आपको उसमें से एक एग्जांपल कराऊंगा रिएक्शन करके, उसके बाद क्या करूंगा 10 रिएक्शन ऐसे दूंगा जहाँ पे कुछ ना कुछ अलग अलग होगा। फिर वहां पे तुमको थोड़ा चीजों को, वहां पे तुमको ऐसा लगेगा सर यहाँ तो बहुत समझना है, यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना, चीजों रिजल्ट्स को याद रखना है और उसको यूज करना हम सीखेंगे यार। तो प्लीज 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 इस चैप्टर को स्कोरिंग बनाओ। सर एक क्वेश्चन भी आ गया तो उसको छोड़ेंगे नहीं, माइका लाल आ जाए कुछ भी, मतलब छोड़ना नहीं है। इस माइंडसेट से इन चैप्टर्स को पढ़ो भाई, ठीक है। चलो, सो लेट्स स्टार्ट इट टुडेस क्लास। टुडेस क्लास वी गोइंग टू डिस्कस 3D क्लोज पैकिंग। अभी सिर्फ उसका कंसेप्ट डिस्कशन है, कंसेप्ट डिस्कशन। अभी मैं एबी पैकिंग क्या हो रहा है, एबी से एबीसी पैकिंग क्या होता है अभी नहीं बताऊंगा, बस नाम बता दूंगा कि हम जब 3D में पैकिंग करेंगे तो हमने जो दो दो टाइप की पैकिंग पढ़ेंगे, एक का नाम रहेगा एबी टाइप ऑफ पैकिंग, दूसरे का नाम रहेगा एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग। क्या होता है बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी आपको कंसेप्ट बता रहा हूं। चलिए लेट्स स्टार्ट बेसिक्स। अब मैं आपसे बात करूं तो मैंने आपको बोला था कि जब हम 3D में पैकिंग करते हैं तो बहुत सारे टाइप की पॉसिबल पैकिंग से बेटा हमने पढ़ा है, 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल अरेंजमेंट्स होते हैं और हर एक क्रिस्टल लैटिस में कुछ कुछ पॉसिबल यूनिट सेल्स है, तो 14 टाइप के हमको पॉसिबल यूनिट सेल्स आए थे, याद करिए आपने पढ़ा है हमने। बट हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही टाइप्स के अरेंजमेंट पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही टाइप का अरेंजमेंट है। उसमें भी कैसा अरेंजमेंट है जिसकी बेस लेयर जो होगी, जो फाउंडेशन होगी, जो बेस लेयर होगी, दैट इज गोइंग टू बी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सर ये क्या है, जब मैंने आपको 2D क्लोज पैकिंग पढ़ा है तो बताया था बेटा 2D क्लोज पैकिंग मींस क्या होता है, व्हेन द एटम्स आर अरेंज्ड इन अ प्लेन। जब एटम्स को आप एक प्लेन में अरेंज करते हो, एक्स वाई प्लेन में अरेंज कर रहे हो, तो वहां पे भी काफी तरीके से अरेंज कर सकते हो। उसमें से 2 पॉसिबल अरेंजमेंट पढ़ा था हमने, एक पढ़ा था ये वाला, एक पढ़ा था ये वाला। इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग बिकॉज यहाँ पे जो यूनिट सेल बनता है वो स्क्वायर शेप का बनता है। इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बिकॉज यहाँ पे जो यूनिट सेल बनता है वो हेक्सागन शेप का बनता है। और मैंने आपको बताया था बिटवीन स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज बेटर पैकिंग बिकॉज यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई थी, 90% आई थी। यहाँ पे स्फेयर्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, जितना स्फेयर क्लोजली पैक्ड बेटर द सॉलिड बिकॉज सॉलिड की प्रॉपर्टी यही है, इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। जितने ज्यादा क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स होंगे सॉलिड उतना अच्छा रहेगा, उस सॉलिड की प्रॉपर्टीज उतनी अच्छी रहेंगी। तो यहाँ पे दोनों टाइप की पैकिंग में मेरा जो फाउंडेशन है, बेस है, दैट इज फिक्स, दैट इज ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्यों सर, यार मेरे को सिर्फ 2 ही पैकिंग पढ़नी तो क्यों ना एक अच्छी लेवल की पैकिंग पढ़ूं। ऐसा नहीं कि सर चलो ये भी तो पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है ना भाई, मैं कब मना कर रहा हूँ। पर जब मैं 3D में अपने स्फेयर्स को अरेंज कर रहा हूँ तो हम एनसीईआरटी वालों ने आपको सिर्फ 2 ही टाइप की पर्टिकुलर पैकिंग पढ़ने बोला है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपकी बेस लेयर फिक्स रहेगी। आपकी बेस लेयर क्या रहेगी, बेस लेयर इज गोइंग टू बी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जो 2D वाली हमने पढ़ी थी, जहाँ पे फर्स्ट रो और जो सेकेंड रो के स्फेयर्स होते हैं, जब हम सेकेंड रो के स्फेयर को पुटअप करते हैं तो वहां पे फर्स्ट 2 स्फेयर्स के बीच में रखते हैं, जहां पे हमारी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई थी, 90%। रिजल्ट्स को याद रखना है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकाला था, कैसे निकाला था, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या आएगा बेटा, यूनिट सेल क्या बना, हेक्सागन। हेक्सागन बनता है 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से, सो इट इज 6 इनटू इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल का ट्राइंगल होता है √3/4 a स्क्वायर, याद करो। फिर वॉल्यूम ऑफ एटम्स, यहाँ पे सॉरी वॉल्यूम नहीं, यहाँ पे एरिया निकालते हैं बिकॉज यहाँ पे यूनिट सेल भी क्या बनता है, मेरा प्लेनर ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे यूनिट सेल मैंने स्क्वायर लिया, यहाँ पे यूनिट सेल मैंने हेक्सागन लिया, प्लेनर ऑब्जेक्ट लिया है। तो यहाँ पे जो हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं वहाँ पे एरिया यूज करते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन इज वॉल्यूम ऑफ एटम्स, सॉरी एरिया ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अपॉन एरिया ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। सो एक तरह से बेस लेयर आपकी फिक्स्ड हो गई, दैट इज गोइंग टू बी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब आप थोड़ा ध्यान देखो, जब आपकी बेस लेयर फिक्स्ड हो गई तो यहाँ पे एक वॉइड बन रहा है, क्या उस वॉइड का नाम ट्राइंगुलर वॉइड है। व्हाट इज ट्राइंगुलर वॉइड, द वॉइड इज व्हिच इज फॉर्म्ड बाय टचिंग द 3 स्फेयर्स इन द सेम प्लेन। ये प्लेन में वॉइड्स हैं, सभी के सभी सर्कल्स प्लेन में है। तो यहाँ पे जो वॉइड्स क्रिएट हो रही बेटा, इस वॉइड को क्या मैं ट्राइंगुलर वॉइड बोल सकता हूँ, क्या सभी वॉइड्स यहाँ पे ट्राइंगुलर वॉइड है। अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती, लेट से बेस लेयर मेरी स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती, तो वहां पे जो वॉइड होता क्या उसको मैं वॉइड को स्क्वायर प्लेनर वॉइड बोलता। हाँ सर, ऑब्वियस सर, आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग है तो बेटा ये जो वॉइड है, दिस वॉइड इज फॉर्म बाय टचिंग द 4 स्फीयर्स इन द सेम प्लेन। हाँ सर, इस वॉइड को हम बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर वॉइड। बट चलो सर, अभी दोनों पैकिंग में मेरा फिक्स्ड है, मेरी बेस लेयर किसकी बन रही है, दैट इज गोइंग टू बी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो यहाँ पे जो भी वॉइड है दैट इज गोइंग टू बी ट्राइंगुलर वॉइड। दोनों ट्राइंगुलर वॉइड है बट दोनों को मैं थोड़ा सा एक आइडेंटिटी, एक थोड़ा सा फर्क क्रिएट कर रहा हूँ। देखो मैंने एक को रेड मार्क किया, एक को ब्लू मार्क किया, अगर आपको विजिबिलिटी है। दोनों को फर्क इसलिए है, समझना, इसका रीजन बताऊंगा आपको नेक्स्ट स्लाइड में।
बस दोनों का फर्क पहले बता दूं। अगर आप रेड वाले ट्रायंगुलर व्हाइट को देखेंगे, रेड वाले ट्रायंगुलर व्हाइट, किसी भी रेड वाले ट्रायंगुलर व्हाइट को देखो आप, तो उस वो ट्रायंगुलर व्हाइट जब बना है, दिस ट्रायंगुलर व्हाइट इज फॉर्म बाय टचिंग 3 स्फीयर्स, जिसमें 2 स्फीयर ऊपर हैं और 1 स्फीयर उसके नीचे है। 2 स्फीयर उसके ऊपर है, 1 स्फीयर उसके नीचे है। जबकि ब्लू वाला जो मेरा ट्रायंगुलर व्हाइट है, वो बना है उसके ऊपर 1 स्फीयर है, नीचे 2 स्फीयर है। रेड वाला बना है by forming 2 spheres above the void and 3 spheres below the void. ब्लू वाला जो व्हाइट बना है उसके ऊपर एक स्फीयर है, नीचे 2 स्फीयर है दोनों के दोनों ट्रायंगुलर व्हाइट, दोनों में कुछ फर्क नहीं बेटा, बस दोनों को मैं थोड़ा सा फर्क इसलिए क्रिएट कर रहा हूं। अब उसका रीजन देखो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट स्लाइड में, सॉरी नॉट नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना, नेक्स्ट स्लाइड में। अब पहले आप दिमाग बैठाओ, जब मैं अब अभी बेस लेयर हो चुकी, एक लेयर हो चुकी, अब आप इस लेयर के ऊपर एक स्फीयर को रखने वाले हैं। नाउ इन ऑर्डर टू फॉर्म अ स्टेबल स्ट्रक्चर, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ 3D स्टेबल 3D पैकिंग, मैं पैकिंग पढ़ रहा हूँ तो 3D पैकिंग की कुछ सबसे बेस्ट पैकिंग्स पढ़ने वाला हूँ। सो इन ऑर्डर टू फॉर्म अ 3D पैकिंग, मैं अब अपने स्फीयर्स को इन वॉइड्स में रखूंगा। अगर आप इन चीजों को वॉइड्स में रखेंगे तो जो स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी स्टेबल। आप एग्जांपल देखो बेटा, अगर आप संतरे वाला ठेला देखेंगे, संतरे वाला जो घूमता है ना, बस मेरे नागपुर में भाई, मैं तो नागपुर इज नोन एज एन ऑरेंज सिटी, आपको पता होगा, ठीक है ना। तो नागपुर में हमको बहुत ज्यादा लेवल में संतरे मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारे वेराइटीज के संतरे मिल जाते हैं। एक्सपोर्ट क्वालिटी के संतरे तो नहीं मिलते मार्केट में, बट आप जब जाओगे तो वहाँ पे मार्केट है, पूरा संतरा मार्केट, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग अपने संतरे बेचते हैं बेटे। तो वहाँ पे उनका क्या रहता है, वो संतरे के ऐसे बड़े बड़े पिलर्स बना लेते हैं। अच्छा बेस्ट पार्ट क्या है, मैं जब उस पिलर से संतरे निकालता हूँ भाई, मैं तो बोलता हूँ मैं छाट के लूंगा, आप मत दो, मैं जब उसमें संतरे निकालता हूँ तो बेटा वो पिलर डिस्टर्ब तक नहीं होता, मतलब कोलैप्स नहीं करता। उसका रीजन क्या है, बिकॉज पहली बात तो उन्होंने जो अपनी फाउंडेशन जो बेस लेयर बनाई है वो बनाई थी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की। दूसरा, जब वो संतरे की सेकेंड लेयर बिठा रहे थे तो वो संतरे की सेकेंड लेयर फर्स्ट लेयर की वॉइड्स में रखते थे इन ऑर्डर टू फॉर्म अ स्टेबल स्ट्रक्चर। बिकॉज आप वॉइड्स में रखोगे तो आप मैक्सिमम स्पेस को ऑक्यूपाई करोगे, आप पैकिंग बहुत क्लोज करोगे, सॉलिड उतना स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, स्टेबल होते जाएगा। चलो दूसरा एग्जांपल समझो। सर हम बिल्डिंग बनते हैं, आप देखना कभी कंस्ट्रक्शन होता है किसी बिल्डिंग का, मेरे बगल में आसपास काफी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो वहां पे मैंने ये चीज को ऑब्जर्व किया कि उन्होंने जब बिल्डिंग का जब फाउंडेशन हो रहा था ना, जब फाउंडेशन बना रहे थे, दे हैव पुट देयर लॉट ऑफ एफर्ट्स। बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बनती है आजकल तो भाई, सोसाइटीज बनती, कम से कम मिनिमम 10 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स बनने लगी हैं आजकल। तो वहां पे जो उनका फाउंडेशन होता है बेटा, वो लंबा लंबा खुदाई करके वहां पे अच्छा खासा लेवल का कंक्रीट भरते हैं, वो लोहे की छड़ कंक्रीट भरते हैं। क्यों? बिकॉज अगर बिल्डिंग का फाउंडेशन अगर वीक रहा तो पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी। बस यही रीजन है कि मेरी जो बेस लेयर है दैट इज ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और अब जब मैं वॉइड, अब जो मैं सेकंड लेयर बना रहा हूँ, तो आई एम एंश्योरिंग दैट कि मैं सेकंड लेयर को बनाते समय अपने स्फीयर्स को इन वॉइड्स में रख रहा हूँ टू फॉर्म ए बेटर क्लोज पैकिंग। तो वॉइड्स कहाँ रखाएंगे, सॉरी अब स्फीयर्स कहाँ रखाएंगे, इन वॉइड्स में। कहाँ पे? ट्रायंगुलर वॉइड्स में। अब एक छोटा सा पॉइंट, अब जब मैं स्फीयर्स को रखूंगा सेकेंड लेयर में, तो आइदर, अब सुनना, आइदर या तो मैं स्फीयर को रेड वाले वॉइड में रखूंगा, या तो मैं स्फीयर को सिर्फ ब्लू वाले वॉइड में रखूंगा। रेड और ब्लू दोनों में नहीं रख पाऊंगा। क्यों सर? देखिए आप लोग, सुनो बेटा, इसका रीजन समझने की कोशिश करो। मान लीजिए कोई दो पॉइंट है ए और बी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ए पॉइंट में एक स्फीयर रखना है जिसका रेडियस आर है, बी पॉइंट में एक स्फीयर रखना है जिसका रेडियस आर है, सो व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, सो दैट आप एक स्फीयर रख पाओ इस पॉइंट ए पे, इस पॉइंट ए के सेंटर पे, मतलब इस पॉइंट पे आपका स्फीयर का एक सेंटर रखा है, ऐसा मिनिमम डिस्टेंस दोनों के पॉइंट्स पे कितना होना चाहिए? तो आप बोलोगे दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस शुड बी 2r। भाई एक स्फीयर आपका यहाँ रखाया, दूसरा स्फीयर यहाँ रखाया, इसका रेडियस आर, इसका रेडियस आर, तो मिनिमम ए और बी के बीच में डिस्टेंस मिनिमम आप 2r बोलोगे, तब जाके ए और बी दोनों पे आप एक स्फीयर रख पाओगे, दोनों के सेंटर्स के स्फीयर को रख पाओगे। बस वही कुछ यहाँ पे कहानी है। क्या कहानी सर यहाँ पे? यार आपने अगर आप ब्लू वाले व्हाइट और रेड वाले व्हाइट को देखो, तो ब्लू वाले व्हाइट और रेड वाले व्हाइट के बीच का डिस्टेंस कितना है? r। देखो बेटा, ये ब्लू वाला व्हाइट इसके सेंटर पे आ रहा है, ये वाला व्हाइट इसके सेंटर पे आ रहा है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? r। जबकि दो रेड वाले व्हाइट के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2r। दो ब्लू वाले के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका? 2r। दो ब्लू वाले व्हाइट के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2r। इट मींस अगर मैंने रेड वाले व्हाइट पे एक भी स्फीयर रखा, तो बेटा ब्लू वाला व्हाइट जो बगल में है वो तो थोड़ा ढक जाएगा बेटा, फिर उस ब्लू वाले व्हाइट के सेंटर पे तुम स्फीयर रख ही नहीं पाओगे, उस व्हाइट के ऊपर तुम स्फीयर रख ही नहीं पाओगे। सो आइदर नाउ there is a constraint that either the spheres can be put at blue wala white
आइदर रेड वाला वॉइड। मैं दोनों को नाम दिया हूँ बस, ठीक है ना। आपके मन में कुछ शंका न रह जाए कि सर आपने स्फीयर को इस वॉइड में रखा, आपने इस पे क्यों नहीं रखा, मैं रख ही नहीं पाऊंगा भाई, ठीक है ना। मैं आपको 3D में अभी करके तो नहीं दिखाऊंगा, चलो बेटा संतरे जमा के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, अभी क्लास ले रहा हूँ तो डायग्राम से बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो जैसे ही मैंने रेड वाले में रखा तो मैं फिर यहाँ पे रेड वाले वॉइड्स में रखूंगा स्फीयर्स को, ठीक है ना। या तो मैंने ब्लू वाले में रखा तो यहाँ पे रखूंगा, फिर यहाँ पे ब्लू वाले में रखूंगा फिर मैं, ठीक है ना। एज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स शुड बी 2 r सो दैट द स्फीयर्स कैन बी केप्ट एट दिस पॉइंट्स। तो मेरा यहाँ से कंक्लूजन हो गया, therefore while forming the second layer it will be kept in either of the voids। दो टाइप की ट्रायंगुलर वॉइड्स हैं, अल्टीमेटली ज्योमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेम है, बट आप या तो ब्लू वाले में रख पाएंगे या तो रेड वाले में रख पाएंगे। चलो मैंने अपने स्पेयर्स को अरेंज किया, मैंने सेकंड लेयर बनाई बाय कीपिंग द स्पेयर्स इन द वॉइड्स। मैंने रेड वाले स्पेयर्स में पॉइंट्स में वॉइड्स रखा, देखो मैंने आपको ऑरेंज कलर की आपको दिख रही होगी सर्कल की लेयर डायग्राम में, विच इज द सेकंड लेयर विच इज फॉर्म्ड बाय पुटिंग द स्पेयर्स ऑन दोस पर्टिकुलर वॉइड्स, ठीक है ना। अब मैंने सेकेंड लेयर बना ली, कहाँ रख के बनाई सर, आपने वॉइड्स में। क्यों सर, स्टेबल स्ट्रक्चर बनाना है सर, संतरे का ठेला है सर, फुल स्पीड में उनका ठेला चलाते हैं वो, तो भी एक संतरा हिलता नहीं बेटा उनके स्ट्रक्चर से, एक भी संतरा गिर जाए, तूफान आ जाए बेटा, वो उड़ जाएगा आदमी, लेकिन संतरा नहीं गिरता नीचे, है ना। बिकॉज भाई उसने इंश्योर किया कि एक एक वॉइड में संतरे को अरेंज करता है, बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर होता है यार। मैं 3 साल संतरे से बीच से निकालता हूँ ना तो भी वो स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होता, नीचे गिर नहीं, कोलैप्स नहीं कर जाता, ठीक है ना। वो बड़े हमसे हमसे ज़्यादा अच्छे इंजीनियर है वो ठेले वाले जो पढ़े लिखे कम है, ठीक है ना। बट वो अल्टीमेटली थोड़ा बहुत अपने कंसेप्ट को लगा रहे हैं। चलो सर आपने वॉइड्स में रख दिया, अब आप ऑब्जर्व करो बेटा, अब मैंने 2 लेयर बना ली, 2 लेयर मेरी दोनों टाइप की पैकिंग में फिक्स्ड है, कुछ नहीं कर सकता। बेस लेयर इज गोइंग टू बी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और उसकी जो फर्स्ट लेयर है, जो सेकंड लेयर बनेगी, सेकंड लेयर विल बी केप्ट एट ट्रायंगुलर वॉइड्स ऑफ द फर्स्ट बेस लेयर। जो मेरी बेस लेयर है, फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर इज फॉर्म, फर्स्ट लेयर किसकी बनी बेटा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की, एंड द सेकंड लेयर इज फॉर्म्ड बाय कीपिंग द स्फीयर्स एट द वॉइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर वॉइड्स ऑफ द फर्स्ट लेयर, ठीक है सर, बना लिया आपने। अब आप देखिए जैसे ही मैंने इन स्फीयर्स को रखा, अब मेरे किस टाइप की वॉइड्स बने, अब मेरी ज्योमेट्री में 2 टाइप की वॉइड्स क्रिएट हो गए। देखो बेटा, जब इन स्फीयर्स को हमने रखा, एक बार आप ऑब्जर्व करो, एक नया वॉइड क्रिएट हुआ, देखो ये येलो वाला वॉइड रखा जब मैंने रेड वाले में, देखो एक नया वॉइड क्रिएट हुआ, ये बना मेरा एक नया टेट्राहेड्रल वॉइड, ये मेरा बन के देखो ये जो पॉइंट है, नाउ दिस पॉइंट हैज बिकम अ न्यू टेट्राहेड्रल वॉइड। रेड कलर यूज नहीं करता बिकॉज रेड कलर ऑलरेडी यूज किया हुआ है, सो आई विल यूज अ डिफरेंट कलर। इसको येलो कलर देखो, नहीं दिख रहा होगा अभी, कोई अच्छा कलर मिल जा रहे। ये देखिए ये टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है क्या, द वॉइड विच इज फॉर्म बाय टचिंग द 4 स्फीयर्स, 3 in the same plane and 1 either above or below the plane। देखिए बेटा 3 स्फीयर इसके ऊपर वाले प्लेन में और एक स्फीयर नीचे वाले प्लेन में, देखो ये नीचे एक प्लेन में एक स्फीयर है और 3 स्फीयर आपने इसके ऊपर रखा, दिख रहा है कि आपको कि यहाँ पे ये जो बना है ये पॉइंट, दिस इज योर टेट्राहेड्रल वॉइड। और एक वॉइड और बना है, जो पहले जो ब्लू वाला वॉइड था जहां आपने कुछ नहीं रखा था, जहां ब्लू वाले वॉइड में जो ब्लू वाला ट्रायंगुलर वॉइड था जहां आपने स्पेस को नहीं रखा था, अब वो वॉइड मेरा बन गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑब्जर्व करो बच्चों बहुत अच्छे से, कौन सा कलर लूं, वॉयलेट कलर ले लेते हैं। अब देखो ऑब्जर्व करो बच्चों, ये देखो ये जो स्फीयर है जो पहले ब्लू वाला था, ये देखो हाईलाइट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये वाला वॉइड देखो, ये ब्लू वाला वॉइड देखो, ये देखो ये 3 स्फीयर ऊपर है, ये देखो एक स्फीयर हो रहा, ये रहा ये रहा, और 3 स्फीयर के नीचे देखो ये वाला, ये 3 स्फीयर ऊपर वाले तो दिख गए आपको, और देखो ये नीचे वाला 3 स्फीयर है, 1 2 3, देखो आपको दिख रहा होगा। सो बेसिकली वी हैव 2 वॉइड्स नाउ, वन इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड अनदर इज टेट्राहेड्रल वॉइड। सो जैसे आपने सेकंड लेयर बिछाई by keeping the spheres in a triangular void, by keeping the spheres in a triangular void of the first layer, now there are 2 types of voids are formed, one is tetrahedral void is an octahedral void। अब मैं जब थर्ड लेयर बनाऊंगा तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, पहले नहीं था बेटा, पहले तो सिर्फ ट्रायंगुलर वॉइड ही था, बस मैंने आपको बताया कि ट्रायंगुलर वॉइड भी मैं एक ही टाइप की ट्रायंगुलर वॉइड में रखूंगा, एक सीक्वेंस में रखूंगा, ठीक है ना। अल्टीमेटली मैंने रखा कहां तक, ट्रायंगुलर वॉइड पे। अब जब मैं थर्ड लेयर बनाऊंगा, सो आई हैव 2 ऑप्शंस, either I can keep the spheres on the tetrahedral void which is created by first and second layer, or I can keep on the spheres on the octahedral void which is formed by again by the first and second layer। अब यहां से मेरी 2 टाइप की पैकिंग आएगी, which is going to be अब AB AB पैकिंग and other is going to be ABC ABC पैकिंग।
फर्स्ट लेयर एंड सेकंड लेयर दोनों टाइप की पैकिंग में फिक्स्ड है। अब आप थर्ड स्फीयर कहाँ रखते हैं वो आपकी अलग अलग पैकिंग हो जाएगी। अगर आपने टेट्राहेड्रल में रखा तो नई पैकिंग, ऑक्टाहेड्रल में रखा तो नई पैकिंग। नाउ द थर्ड लेयर विल बी डिसाइडेड वेदर द स्फीयर इज केप्ट एट टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब यहां से आपकी स्टार्ट हो जाएगी टाइप्स ऑफ पैकिंग, कि हमारे पास अब दो टाइप की पैकिंग है, वन इज एबी पैकिंग एंड अदर इज एबीएसी पैकिंग। क्यों है अब यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। सो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी एबी टाइप ऑफ पैकिंग। अब अल्टीमेटली अभी भी कंसेप्ट ही है, बट मैं आपको एबी टाइप ऑफ पैकिंग बता रहा हूँ। अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए, ये चीज आपको याद हो जाएगी, बट स्टिल पहले फील कर लेते हैं। अब उसके बाद आपको याद भी रखना है, पहले देख लेते हैं इसको। एग्जाम टाइम बेटा ये डायग्राम को तुम विजुलाइज नहीं कर पाओगे, ना ही बना पाओगे। मैंने ये डायग्राम बना के लाया है, मैंने प्रॉपर सर्कल्स बनाए हैं, तब जाके इतना अच्छा क्लैरिटी से दिख रहा है मेरे को सर कि ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। सर देखो ना सर, नीचे एक स्फीयर है, ऊपर 3 स्फीयर दिख रहा है। तुम पेन एंड पेपर से ड्रॉ करके याद करने की कोशिश करो कि अब कौन सा वॉइड बन रहा है, भाई नहीं चमकेगा। अब आपको ध्यान होना चाहिए। अब लो, अब मैं थर्ड लेयर बना रहा हूँ, एंड दिस पर्टिकुलर पैकिंग इज नोन एज एबी पैकिंग। क्यों हो रहा है इसका नाम देखो, इसको बोलते हैं एबी टाइप पैकिंग। क्यों, देखो नाउ आई हैव द ऑप्शंस कि अब मैं थर्ड लेयर जब बनाऊंगा, ऑब्वियसली थर्ड लेयर बनाते समय स्पेस कहाँ रखूंगा, वॉइड्स में। अब मेरे पास दो टाइप की वॉइड्स हैं, एक इज टेट्राहेड्रल वॉइड, वन इज टेट्राहेड्रल वॉइड एंड अदर इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दोनों में से किसी एक वॉइड में रख पाऊंगे ऑब्वियस सर। अगर आपने टेट्राहेड्रल में रख दिया तो ऑक्टाहेड्रल में रख पाओगे, बिकॉज दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, आर। ऐसा नहीं होगा कि दोनों वॉइड्स में रख देते हैं सर, बिकॉज टेट्राहेड्रल ये रहा, ऑक्टाहेड्रल ये रहा, ये टेट्राहेड्रल है ऑक्टाहेड्रल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर है। तो या तो आप टेट्राहेड्रल वॉइड में रख पाओगे या तो ऑक्टाहेड्रल, बिकॉज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू वॉइड शुड बी 2r so that the sphere can be kept at both the points। यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, सिर्फ r है। ये देखो, ये रहा आपका टेट्राहेड्रल, ये रहा आपका ऑक्टाहेड्रल जो बना है, ठीक है ना। चलो अब आप ऑब्जर्व करो बेटा, जैसे ही आपने थर्ड स्फीयर को कहाँ रखा, when you have kept the third sphere on the tetrahedral void, आप ऑब्जर्व करिए बेटा, ये रहा टेट्राहेड्रल वॉइड, देखिए ये रहा टेट्राहेड्रल वॉइड, ये रहा टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या आपने एग्जैक्टली जो आपकी बेस लेयर थी उसके ऊपर आप स्फीयर रख रहे हो, एक बार ऑब्जर्व करो बेटा। ये रहा आपका टेट्राहेड्रल वॉइड, ऊपर आपका 3 स्फीयर, नीचे आपका 1 स्फीयर, और आप इस वॉइड के ऊपर अब आपकी थर्ड लेयर बिछा रहे हो, इस वॉइड के ऊपर अपनी चौथी तीसरी लेयर रख रहे हो। तो क्या आप अपना स्फीयर आइडेंटिकल टू बेस लेयर के ऊपर रख रहे हो। अब आपके स्फीयर जो है, देखो बेटा यहाँ रखूंगा स्फीयर, इस वॉइड में रखूंगा तो यहाँ रखूंगा, इस वॉइड में रखूंगा तो यहाँ रखूंगा। तो क्या ये मेरा स्फीयर आइडेंटिकल टू फर्स्ट लेयर जो बेस लेयर उस पर रखा रहा है। इट मीन्स when the third layer is formed by keeping the spheres at the tetrahedral void, जो आप थर्ड लेयर बना रहे हैं by keeping the spheres on the tetrahedral void, it is identical to first layer। वो एकदम exactly first layer के ऊपर रखा रहा है। Therefore this type of packing is known as AB type of packing, because A लेयर आ रही है, फिर आपकी फर्स्ट लेयर जो थी A लेयर थी, ठीक है सर, B लेयर भी आपकी कोई डिफरेंट थी, बट आपकी थर्ड लेयर ऑटोमेटिक फिर से रिपीट हो रही है, फिर आपकी ऑटोमेटिक B लेयर रिपीट हो जाएगी। Therefore, this type of packing is known as AB, because आपकी third layer is repeating when you're keeping the spheres on the tetrahedral void which is formed by the first and second layer। आपकी first layer किसकी बनी बेटा, hexagonal close packing की। second layer किसकी बनी, by keeping the voids on the triangular voids, by keeping the spheres on the triangular voids। जैसे आपने सेकेंड लेयर आपने स्पेयर्स को रखा कहाँ पे, ट्रायंगुलर वॉइड्स में। अब आपके दो टाइप की वॉइड्स क्रिएट है, कौन कौन से, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। अगर मैंने स्फीयर्स को टेट्राहेड्रल वॉइड में लिखा तो इट बिकम्स आइडेंटिकल। देखो एग्जैक्टली फर्स्ट वाली लेयर के स्फीयर के ऊपर आ रहा है, वो ग्रीन वाले स्फीयर, ग्रीन वाले स्फीयर मेरी फर्स्ट लेयर थी, एग्जैक्टली मेरी स्फीयर्स उसके ऊपर ही आ रहे हैं, which is identical to first layer। Therefore this packing is known as AB type of packing। and तो अगर मैं लेट्स समराइज, तो लेट्स स्टार्ट AB टाइप ऑफ पैकिंग। तो अगर मैं आपसे AB टाइप ऑफ पैकिंग पूछूं तो आप क्या बोलोगे, व्हाट डू मीन बाय AB टाइप ऑफ पैकिंग। सर AB टाइप ऑफ पैकिंग वो पैकिंग होती है जिसकी जो फर्स्ट लेयर है, जिसको मैं ए लेयर बोलूंगा, नाम पे ए लेयर बोलूंगा, फर्स्ट लेयर जिसको बोलूंगा सर, वो बनी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की, जिसको 2D बोलते हैं, कि आपने 2D प्लेन में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करी है एक प्लेन में। और आपने जो सेकेंड लेयर बनाई है, सेकेंड लेयर इज फॉर्म्ड बाय कीपिंग द स्फीयर्स एट द ट्रायंगुलर वॉइड्स ऑफ द बेस लेयर। आपने सेकेंड लेयर बनाई थी बाय कीपिंग एट द ट्रायंगुलर वॉइड्स ऑफ द फर्स्ट लेयर। और फिर आपने जो थर्ड लेयर कहाँ रखी, by keeping the spheres at the tetrahedral voids which is created by first and second layer। इन दो स्फीयर को रखने के बाद जो हमारी tetrahedral void क्रिएट हुई थी ना, आपने वहां रखे। और जैसे आपने वहां रखा,
it becomes identical to first layer. In this packing, the first layer is identical to third layer and the second layer is identical to fourth and so on. Therefore, this packing is known as AB type of packing. क्या ये मेरा पॉइंट क्लियर है? क्या मैं आपको ये पैकिंग दिखा पाया क्या बच्चों? कि why it is known as AB टाइप ऑफ पैकिंग आपको पता होना चाहिए. AB टाइप ऑफ पैकिंग में बेस लेयर किसकी बेटा? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की. सेकेंड लेयर आपने किसकी बनाई? बी लेयर आपने किसकी बनाई? बाय कीपिंग द स्पेस एट द ट्रायंगुलर वॉइड्स ऑफ द फर्स्ट लेयर. और जैसे आपने दो लेयर रख ली, अब यहाँ पे एक आपका टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है. सो व्हेन यू आर कीपिंग द when you're forming the third layer by keeping the spheres at the tetrahedral voids, it becomes identical to first layer and therefore this packing is known as AB type of packing. अब इस पैकिंग होने के बाद एक 3D में हमारा स्पेयर्स का अरेंजमेंट हो गया. अब इस अरेंजमेंट की स्टडी करने के लिए कि अरेंजमेंट कैसा है, मैंने इसका यूनिट सेल निकाला और जो यूनिट सेल आया इट वाज ऑफ हेक्सागन शेप. इसका ये रीजन नहीं कि सर बेस लेयर हमारी हेक्सागन की इसलिए हेक्सागोनल शेप का, नहीं बेटा. इसका जब यूनिट सेल मैंने निकाला, तो यूनिट सेल आपने कैसे निकाला बेटा? 3D में इमेजिन करके हमारे भाई लोग साइंटिस्ट लोग ने निकाल के दिया है. तो वहां पे आपको मत नहीं समझना सर आपका हेक्सागोनली क्यों बन रहा है भाई. भाई वो 3D में इमेजिन करके उन्होंने दिखाला कि भाई इसका सबसे रिपीटिंग यूनिट कौन सा आ रहा है? हेक्सागन शेप आ रहा है. सो इट इज ऑल्सो नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एज द यूनिट सेल फॉर्म्ड इज हेक्सागोनल इन शेप. अब एक पॉइंट बोलता हूँ बट पहले मैं आपको दिखा दूं. ये देखो ए लेयर बी लेयर, ए लेयर बी लेयर. तो वहाँ पे जो यूनिट सेल बनता है बेटा ये हेक्सागोनल शेप का बनता है और ऐसे एक 3D में हेक्सागन हम और बॉडी लेते हैं पूरा. अब वो 3D में अरेंजमेंट है ना. सो बेसिकली एक ए लेयर, ये बी लेयर, फिर अगेन ए लेयर और ये सबसे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट पाया गया. एंड देयरफॉर दिस पैकिंग इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज क्या बोलते हैं? इट इज आल्सो नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. बच्चों के मन में डाउट आना चाहिए, सर आपने जब 2D प्लेन में अरेंजमेंट किया था तब भी आपने उसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोला था. आप 3D में अरेंज कर रहे हैं, आपने इसको भी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोला है. दोनों का नाम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है. अगर एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछता है इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग व्हाट इज द पैकिंग फ्रैक्शन, आप बाय डिफॉल्ट 3D वाला हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मानेंगे. अगेन नोट करें भाई 2D में भी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है, 3D में भी इसको भी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं. जब आप एटम्स को 3D में अरेंज कर रहे हैं जहां पे आपकी थर्ड लेयर इज फॉर्म्ड बाय कीपिंग द स्पेयर्स ऑन द टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड लेयर. बोथ ऑफ देम आर नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. अगर एग्जामिनर ने मेंशन नहीं किया कि 2D वाला 3D वाला, बाय डिफॉल्ट इट इज कंसीडर्ड टू बी 3D वाला हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. बाय डिफॉल्ट आपको सभी रिजल्ट्स 3D क्लोज पैकिंग वाले हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के रिजल्ट्स आपको बताने हैं. क्या ये मेरी पॉइंट सबको क्लियर है? बाय डिफॉल्ट अगर एग्जामिनेशन मेंशन नहीं किया, उसने लिखा इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग व्हाट इज द पैकिंग फ्रैक्शन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एटम्स, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, यू हैव टू टेल द रिजल्ट्स ऑफ बाय डिफॉल्ट 3D वाला हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. आपको इसका रिजल्ट बताना है. अगर उसने मेंशन कर दिया इन 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तब आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D वाला डील करना है. सर यूनिट सेल कैसे आया ये भाई हमारे भाई लोगों ने सोच करके बता दी. भाई अगर आप सोचने बैठोगे तो कहीं ना कहीं आप भाई 3D में अरेंजमेंट दूं तब जाके कुछ हद तक आप सोच पाओ, बट अल्टीमेटली उतना ऑब्जर्वेशन स्किल्स हमारे अंदर नहीं है. इसीलिए तो हम जैसे लोग बैठे हैं जो हम साइंटिस्ट लोगों की बातों को आपको समझने दे रहे हैं कि भाई इस पूरे अरेंजमेंट में सबसे स्मॉलेस्ट रिपिंग यूनिट हमको क्या मिला, ऐसा मिला जहाँ ऊपर एक हेक्सागन, फिर नीचे से हम जब आते हैं नीचे ऐसे, फिर नीचे एक सेकेंड लेयर का हेक्सागन और बीच में हमारे 3 स्फीयर ऐसे चिपक जाते हैं जो व्हाइट एकदम हेक्सागन के एकदम एग्जैक्टली अंदर फंसे हुए रहते हैं. ठीक है. अब तो मैं यहाँ पे नोट बना के लिख दूं क्या? नोट लिख दूं क्या मैं, अगर बच्चों को कंफ्यूजन ना हो तो आई विल पुट अ रिमाइंडर. मैं नोट लिख देता हूँ ब्लैंक पेज में. सो प्लीज पुट अ नोट if in any question hexagonal close packing is discussed, hexagonal close packing is asked, then by default we have to consider 3D वाला हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. क्यों सर, ऐसा क्यों? वैसे
बिकॉज अल्टीमेटली वी आर स्टडिंग अ चैप्टर कौन सा सॉलिड स्टेट, जहाँ ऑब्जेक्ट्स हमारे क्या है, जहाँ चीजें हमारी क्या है 3D है। वो तो समझने के लिए हमने बेसिक्स को समझने के लिए स्टार्टेड विद 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, बट अल्टीमेटली ऑब्वियसली वी आर डीलिंग विद सॉलिड्स एंड इन सॉलिड्स the objects are 3D in nature, therefore we are going to consider the packing also as a 3D close packing. अगर मेंशन किया 2D वाला, then you have to answer according to 2D close packing. क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? सो ये आपको समझ में आ गया। अब आपका यूनिट सेल आपको पता लगा यूनिट सेल क्या बना आपका, ठीक है ना? सो यू नो द यूनिट सेल। सो इन केस ऑफ AB type of packing, which type of unit cell is formed? The unit cell formed is known as hexagonal close packing. So let's come back to results. अब now you have to remember this results also. ये results भी आपको याद होना चाहिए। जिस तरीके से मैंने आपको क्यूबिकल सिस्टम के तीनों रिजल्ट्स याद करने बोले हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, उस तरीके से आपको इन दोनों पैकिंग के यूनिट सेल क्या बनते हैं और यूनिट सेल के क्या क्या रिजल्ट्स हैं आपको टिप्स में होना चाहिए। बिकॉज देखो यही रिजल्ट्स, यही पर्टिकुलर यूनिट सेल है आपको जो पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कि आपको मैं रैंडमली कुछ नया अरेंजमेंट करूंगा एग्जामिनेशन टाइम और पूछूंगा बेटा इसके यूनिट सेल बता। एग्जामिनर को पता है कि यू वोंट बी एबल टू इमेजिन द यूनिट सेल, बिकॉज तुम एक तो पहली बार 3D ऑब्जेक्ट तुमको बना के नहीं देगा डायग्राम, और उसमें यूनिट सेल को सोचना ढूंढना इट्स नॉट ए इजी टास्क। 2D में अरेंजमेंट करूंगा तो भी आप अरेंज कर सोच लेंगे कि 2D में हमने एलिमेंट्स में सर्कल्स को अरेंज किया, यूनिट सेल आप ढूंढ लेंगे, बट 3D में इमेजिन करके यूनिट सेल को ढूंढना पॉसिबल नहीं है। तो आपको तो एग्जामिनेशन टाइप सिर्फ यही दो टाइप की पैकिंग पूछेगा अलग से। तो यहाँ पे आपको पता है रिजल्ट क्या है सर, हेक्सागोनल यूनिट सेल बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, बिकॉज द यूनिट सेल फॉर्म्ड इज हेक्सागोनल इन शेप, ये हेक्सागोनल टाइप का बनता है। नाउ कम बैक टू रिजल्ट्स। अब यहाँ पे रिजल्ट्स में ध्यान रहे, पहला रिजल्ट है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है, जेई में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, पूरा कॉम्प्रिहेंशन बना के। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ध्यान रखें ये जो बीच वाले स्फीयर है ना, दिस थ्री स्फीयर्स आर कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल, दिस थ्री स्फीयर्स आर कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल, कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल, मतलब इनका कंट्रीब्यूशन पूरा का पूरा होगा। और अब ध्यान रखो बेटा ये 3D में अरेंजमेंट है, तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कॉर्नर वाले स्फीयर का अरेंजमेंट कंट्रीब्यूशन कितना है, आप खुद देखो, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। देखो एक हेक्सागन है, कुछ ऐसा बना होगा, ठीक है ना, और उसको थोड़ा ऐसे नहीं, देखो ये जो कॉर्नर वाला स्फीयर है, ये जो कॉर्नर वाला स्फीयर है, देखना बेटा ये कॉर्नर वाला स्फीयर के एक प्लेन में, एक प्लेन में उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, देखो एक प्लेन में, इस सेम प्लेन में इट इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय थ्री स्फीयर्स, उसको तीन हेक्सागन कवर कर रहे हैं सेम प्लेन में। देखो ये इसी प्लेन में तीन स्फीयर में इसका कंट्रीब्यूशन नजर आ रहा है, ये बेसिकली तीन हेक्सागन्स में कवर कर रहा है, बट अल्टीमेटली ये हेक्सागन इसके ऊपर भी तो एक हेक्सागन रखा होगा भाई, ये तो 3D में अरेंजमेंट है ना, तो इसके ऊपर भी एक हेक्सागन होगा। तो कैन आई से दैट द कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/6 है इन द यूनिट सेल। समझो बेटा ये यूनिट सेल है जहाँ एटम्स आपके 3D में अरेंज हैं, जहाँ एटम्स की ए बी ए बी ए बी ए बी लेयर की पूरी लेयर बनी हुई है। तो बेटा एक ए बी लेयर के बीच में आपने हेक्सागन ढूंढा, तो उसके ऊपर भी तो एक हेक्सागन होगा। तो जैसे तीन, ये जो कॉर्नर वाला एटम है ये 6 हेक्सागन्स में कंट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है ना। तो कॉर्नर एटम क्या लिखूंगा मैं, इज शेयर्ड बिटवीन 6 यूनिट सेल्स। ध्यान रखे बेटा 3 इन सेम प्लेन, तीन तो सर सेम प्लेन में, तीन स्फीयर आपको तीन हेक्सागन दिख रहे हैं सेम प्लेन में, एंड 3 हेक्सागन्स अबव द प्लेन, ठीक है ना। और जो फेस वाला स्फीयर है, ये देखो ये फेस वाला स्फीयर है, दिस इज फेस वाला स्फीयर, ये जो फेस सेंटर में जो स्फीयर है, फेस सेंटर में ऊपर एक फेस है, नीचे फेस है, तो फेस सेंटर वाले स्फीयर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/2, बिकॉज ऑब्वियसली इसके ऊपर एक स्फीयर होगा, तो जो आधा ये स्फीयर आधा इसमें गया, आधा ऊपर वाले स्फीयर में गया है, और फेस सेंटर वाले में जो है will have a contribution of
1/2। यहाँ पे तो फेस वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन सेम है, ठीक है ना, बट कॉर्नर वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा आपका 1/6। याद रखने का तरीका, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में कॉर्नर वाले आइटम का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 8, 1/8 होता है ना। सिमिलरली ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है जिसके साइड कितने कॉर्नर्स होते हैं, 6 कॉर्नर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपके कितने एटम्स के बीच में शेड होगा, इट इज गोइंग टू बी 6 एटम्स, सो इट इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 1/6। याद लर्निंग ट्रिक क्या बेटा, यू हैव अंडरस्टैंड द क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। ध्यान रखना ये मैं आपको 3D क्लोज पैकिंग पढ़ा रहा हूँ। अगर आपने मेरा 2D क्लोज पैकिंग पढ़ा होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का 2D क्लोज पैकिंग, जब एटम्स को मैंने स्फीयर प्लेन में अरेंज किया था और मेरा यूनिट सेल एक हेक्सागन का सिर्फ प्लेन था, एक हेक्सागन शेप का सिर्फ प्लेन था, तब वहां पे कॉन्ट्रीब्यूशन 1/3 था। प्लीज डू रिमेंबर, बिकॉज वहां पे हेक्सागन था, सिर्फ हेक्सागन के प्लेन में सिर्फ एक हेक्सागन था, मैंने अरेंज किया था, यूनिट सेल आया था। आपने स्फीयर्स को एक प्लेन में अरेंज किया था, तब मेरा यूनिट सेल सिर्फ हेक्सागन का एक प्लेन आया था, तब वहां पे सिर्फ एक प्लेन में स्फीयर था, तो उसमें 3 कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था 120/360। बट यहाँ पे हेक्सागन के ऊपर भी एक हेक्सागन है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/6, 3 प्लेन में और 3 नीचे वाले प्लेन में, ठीक है ना। सो बेसिकली अगर मैं रिजल्ट्स तो मेरे निकले नहीं यहाँ पे। सो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, जब देखो बेटा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, कितने एटम्स हो गए कॉर्नर में, 12 एटम्स एट द कॉर्नर, और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1/6, प्लस 2 एटम्स एट द फेस सेंटर और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1/2, प्लस 3 एटम्स एट द बॉडी सेंटर और तीनों का तीनों का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 100% कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो बॉडी के सेंटर में तीनों सेंटर का पूरा के पूरे अंदर है, यूनिट सेल के अंदर है। तो 12 × 6 कितना हो गया, इक्वल्स टू 2 + 1 + 3, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए 6। दिस इज द वैल्यू ऑफ 6 इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D, इन 3D। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D भी क्या है, उसका रिजल्ट्स दूसरे हैं। प्लीज दोनों को बाइफर्केशन, दोनों को समझने की कोशिश करना। वहां पे अपना आपका एक हेक्सागन लिया आपने, 2D प्लेन में सिर्फ एक हेक्सागन है आपका, बस प्लेनर हेक्सागन लिया आपने, ठीक है ना। लेट्स कम बैक टू अनदर रिजल्ट, वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। सो वॉल्यूम ऑफ एटम्स कितना होगा बेटा, कितना एटम है, जो कितना वॉल्यूम एटम्स में वो पैक किया गया है। सो बेसिकली इट इज Z × 4/3 πr³ बिकॉज एटम्स आर कंसिडर्ड टू बी स्फेरिकल इन शेप। कितने एटम्स है, विच इज गोइंग टू बी यहाँ पे 6, तो 6 × 4/3 πr³, ठीक है ना। नेक्स्ट रिजल्ट, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब ये पार्ट इज इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बेसिकली यूनिट सेल क्या बना है, मेरा हेक्सागन शेप का बना है। अब यहाँ पे इसका वॉल्यूम निकालना है, ये कोई ऐसे फिक्स ज्योमेट्री तो है नहीं जो आपको पता हो, फिक्स ज्योमेट्री तो नहीं जो आपको पता हो कि हाँ सर हमको पता है ज्योमेट्री, हमको पता नहीं। ये बेसिकली आप इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इसको कुछ ऐसे निकालूं कि बेस एरिया इंटू हाइट, हम वॉल्यूम ऐसे निकालते हैं बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है ना। अब जो बेस है, दिस बेस एरिया जो कि हेक्सागन शेप का है, इट इज बेसिकली इट इज फॉर्मिंग अ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। यहाँ पे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बन रहे हैं। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, जो हमने 2D क्लोज पैकिंग में किया था, तो बेसिकली कि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, हैविंग अ साइड लेंथ कितना है, हैविंग अ साइड लेंथ कितना है 2r। ये देखो बेटा, ये साइड लेंथ कितनी है 2r, ये भी लेंथ कितनी है 2r, ये भी लेंथ कितनी है 2r, सभी की सभी साइड्स की लेंथ कितनी है 2r। सो बेस एरिया कितना होगा, इट इज 6 × एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग, जिसकी साइड लेंथ कितनी है, हैविंग साइड लेंथ इक्वल्स टू कितना है 2r। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है 56 × √3/4a², तो √3/4 × 2r का स्क्वायर, ये तो बेस एरिया आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसकी हाइट, इस यूनिट सेल की हाइट कितनी है, ये अभी के लिए आप याद रख लो, इसका प्रूफ मैं आपको दूंगा। द हाइट ऑफ द यूनिट सेल, ये आपको रिजल्ट्स याद भी रखने हैं, इसका यूज भी है। इट इज 4r√2/3, प्रूफ दूंगा मैं आपको, बट अभी के लिए रिजल्ट को यूज करो पहले, प्रूफ आएगा। सो हाइट ऑफ यूनिट सेल, यू हैव टू रिमेंबर द हाइट ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल, द हाइट ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल है यहाँ पे, इट इज 4r × √2/3, यू हैव टू रिमेंबर इट। अभी के लिए याद रखना है, और मैं आपको इसका प्रूफ दूंगा, बट अभी के लिए प्लीज आपको याद रखो। फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई द रिजल्ट, फिर उसका प्रूफ भी दूंगा ना, कोई भागे थोड़ा जा रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। देयरफॉर आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आ गया, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आ गया, बेस एरिया इंटू हाइट, सो इट इज ये 4r² आएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 6√3r² इंटू
4r अंडर रूट ऑफ 2/3, रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, सो ये हो जाएगा आपका 24 रूट 2 आर क्यूब। ऐसे वॉल्यूम को याद मत रख लेना, बट स्टिल आपको निकालना आना चाहिए कि सर हमको वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल निकालना पड़ा, तो सर हमको पता है कि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं जिनका बेस एरिया है, जिसकी साइड लेंथ कितनी 2r, तो 6 इंटू रूट 3/4 ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है 2r स्क्वायर, और हाइट ऑफ यूनिट सेल इन हेक्सागोनल यूनिट सेल याद रखना है 4r/2 रूट 3, जिसका प्रूफ मैं आपको दूंगा बाद में, और इसका रिजल्ट का यूज भी कराऊंगा बाद में। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा, बेस एरिया इनटू हाइट, सॉल्व करके आएगा 24 रूट 2 आर क्यूब। क्या पॉइंट क्लियर है? ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आया। तो देयरफॉर मैं आपसे अगर पैकिंग फ्रैक्शन पूछूंगा, व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन, क्या होता है, कितना वॉल्यूम एटम्स ने ऑक्यूपाई किया अपॉन द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन? इट इज ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना आया था बेटा, 6 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब आया था, 6 एटम्स थे टोटल, अपॉन ये वॉल्यूम कितना है आपका 24 रूट 2 आर क्यूब। या आर क्यूब सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, 3 2 6 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, सो ये आ जाएगा पाई अपॉन 3 रूट 2 आएगा शायद तक, पाई अपॉन 3 रूट 2, यही आता है क्या रिजल्ट, मैं देख लेता हूँ, क्रॉस चेक कर लेता हूँ। सो इट इज पाई अपॉन 3 रूट 2 आएगा, और इस पाई अपॉन 3 रूट 2 की वैल्यू होती है 0.74। तो देयरफॉर आपके जो पैकिंग फ्रैक्शन आता है, तो पैकिंग फ्रैक्शन आता है आपका कितना 0.74, याद होना चाहिए, यू हैव टू रिमेंबर इट। देयरफॉर पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी, इट इज 74%। इट मींस इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में 74% हमारी स्पेस ऑक्यूपाइड है। 74% आपका स्पेस अरेंजमेंट को स्पेस करता है। इसलिए हमारे ठेले वाले भी यही अरेंजमेंट करते हैं बच्चों, जब वो संतरा बेचते हैं ना, तो ठेले में अपना 74% स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उस जगह का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं, बिकॉज उनको संतरों के साथ और भी फल रखने होते हैं। देखते हैं ना, बहुत सारे पहाड़ बना बना के रखते हैं खूब सारे, इसका रीजन यही है, 74% आपकी स्पेस इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में ऑक्यूपाइड होती है, ठीक है ना। देखो परसेंटेज ऑफ व्हाइट स्पेस कितना हो जाएगा, इट इज 100 माइनस 74, कितना आ गया 26% हमारी स्पेस खाली बच जाती है। कोऑर्डिनेशन नंबर, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर, what is meant by coordination number? It is a number of nearest neighbors. It is a number of particles which is touching a particular particle in a unit cell. इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में एक पार्टिकल को कितने पार्टिकल्स टच कर रहे हैं आपको बताना है, डायरेक्टली टच कर रहे हैं, बट ये एनालिसिस हम यूनिट सेल की बेसिस में नहीं बताते हैं, ये कंप्लीट क्रिस्टल को इमेजिन करके बताते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इज नॉट ए टर्मिनोलॉजी ऑफ अ यूनिट सेल, ये एक अरेंजमेंट का प्रॉपर्टी है कि इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अगर आप कोई भी पार्टिकल उठाओ, तो उस पार्टिकल को कितने पार्टिकल्स है जो डायरेक्टली टच कर रहे हैं। सो यहाँ पे लेट से ये मेरा रेफरेंस पार्टिकल है, मान लो बेटा ये रेफरेंस पार्टिकल ले रहा हूं, तो बताओ क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि 6 पार्टिकल्स उसको सेम प्लेन में टच कर रहे हैं जिस प्लेन में बैठा है, प्लस 3 पार्टिकल्स उसको नीचे रेड वाले टच कर रहे हैं, 3 पार्टिकल्स बिलो द प्लेन, होगा, ठीक है ना। और क्या इसके ऊपर भी 3 पार्टिकल्स होंगे भाई ऐसे, ये अबव वाली प्लेन में, भाई ये रिपीटिंग यूनिट है ना, ए बी, अगर ये लेयर मेरी ए लेयर है, ये लेयर मेरी बी लेयर है, तो यहाँ पे ऐसी एक लेयर और होगी, ये मेरी ए लेयर है, सॉरी ये बी लेयर होगी यहाँ पे, तो बी लेयर होगी, तो बेटा 3 पार्टिकल्स होंगे जो उसके अबव वाली प्लेन के होंगे। इमेजिन करो बेटा, उस जो मैंने ये पार्टिकल उठाया रेफरेंस वाला पार्टिकल, उसको 6 पार्टिकल्स उसके प्लेन में कैच कर रहे हैं, 3 पार्टिकल्स नीचे वाली बी लेयर के, 3 पार्टिकल्स ऊपर वाली बी लेयर के। ये जो पार्टिकल सेम प्लेन में, तो ए लेयर के पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स किसके हैं, बी लेयर वाले जो नीचे वाले प्लेन में है, और ये पार्टिकल्स बी लेयर वाले लेकिन ऊपर वाले प्लेन में बेटा। तो टोटल पार्टिकल्स कितने हो गए, तीनों, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 12। अगेन you should be able to answer by visualizing it and you have to remember it in hexagonal unit cell। सर जो मेरा अगर लेट से मैंने फेस वाला पार्टिकल उठाया जो सबसे इजी मेरे को दिख रहा है, अल्टीमेटली सभी पार्टिकल के साथ सेम कहानी है, बट अल्टीमेटली आपको इस यूनिट सेल में जो पार्टिकल आप इमेजिन कर पा रहे हो, जिसका रिजल्ट आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हो, मैंने इस पार्टिकल को उठाया, इसको देखा तो 6 पार्टिकल उसके सेम प्लेन में टच कर रहे हैं, नीचे इसको 3 पार्टिकल टच कर रहे हैं डायरेक्टली, और ऊपर भी 3 पार्टिकल जो बी लेयर के होंगे इसको टच कर रहे होंगे, तो टोटल कोऑर्डिनेशन में कितना होगा 12। यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट आल्सो, ठीक है ना। एंड एक और रिजल्ट जो कि मैं आपका प्रूफ इसका बाद में दूंगा, द डिस्टेंस बिटवीन 2 लेयर्स इन AB पैकिंग इज 2r अंडर रूट ऑफ 2/3। हाइट ऑफ यूनिट सेल कितना है 4r अंडर 2/3, इसका यूज किया अभी आपको।
एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स, ये ए लेयर है मेरी, दिस इज माई ए लेयर, दिस इज माई बी लेयर, अगेन दिस इज माई ए लेयर, द डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स इन ए बी पैकिंग, ए लेयर बी लेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट, इट इज 2r अंडर रूट ऑफ 2/3। ये रिजल्ट आपको अभी के लिए ध्यान रखना है, इसका प्रूफ मैं दूंगा बाद में, पहले आपको एबीसी पैकिंग पढ़ा दूं, फिर आपको प्रूफ भी दे दूंगा। हाइट ऑफ यूनिट सेल कितना है 4r, बिकॉज यूनिट सेल जो बन रहा है वो ए बी ए, तो टोटल यूनिट सेल की हाइट कितनी होगी 4r अंडर रूट ऑफ 2/3, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स इन ए बी पैकिंग इज 2r अंडर रूट ऑफ 2/3। प्लीज रिमेंबर दिस रिजल्ट, मैं इसका यूज, इसका प्रूफ दूंगा एंड इसका यूज भी कराऊंगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, ठीक है ना। सो दिस इज अ समरी, ओवरऑल समरी कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने 6, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एटम्स कितना हो गया 6 × 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमने निकाला था कितना आया था 24√2r क्यूब, यही तो आया था क्या 24√2r क्यूब, ठीक है ना। पैकिंग फ्रैक्शन 0.74, परसेंटेज वॉइड्स पे 26%, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 अभी जस्ट निकाल के दिया आपको, हाइट ऑफ यूनिट सेल 4r × 2/3 एंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी लेयर इन एबीबी पैकिंग इज अंडर 2r अंडर रूट ऑफ 2/3। यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट आल्सो, ठीक है ना। आज की क्लास को मैं यहीं रुकूंगा, नेक्स्ट क्लास में आई स्टार्ट एबीसी पैकिंग, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। पहली बात आपको इन लेयर की डेफिनेशन, मैं इसलिए क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रहा बिकॉज मेरी पेंसिल डिस्चार्ज हो गई, ठीक है ना, तो अल्टीमेटली क्लास रुक जाएगी। सो आई स्टॉप माई क्लास हियर एंड द क्लास इज ऑल्सो 46 मिनट्स, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन मैं रिपीट करूँ, हम स्पेयर्स को अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। हमने जब स्पेस को अरेंज करना स्टार्ट किया, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ स्टेबल स्ट्रक्चर, मैंने पहले बेस लेयर द फाउंडेशन को मैंने फिक्स किया, दैट वाज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, 2D वाली हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किया। फिर जो मेरे ट्रायंगुलर वॉइड्स बने उसमें मैंने सेकंड लेयर बनाई। अब जब मैंने सेकंड लेयर कर दी तब मेरे को दो टाइप की वॉइड्स मिले, वन वाज टेट्राहेड्रल एंड अदर इज ऑक्टाहेड्रल। तो जब मैंने थर्ड लेयर बनाते समय मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड्स में हमने स्पेयर्स को रखा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जब हमने स्पेयर को रखा, इट वाज आइडेंटिकल टू फर्स्ट लेयर एंड देयरफॉर दैट पैकिंग इज नोन एज एबी पैकिंग। और उस पैकिंग में जो यूनिट सेल बनता है, दिस यूनिट सेल इज वो हेक्सागोनल शेप, वो ऐसा हेक्सागोनल शेप का बनता है जिसमें तीन स्पेयर एग्जैक्टली बिटवीन द हेक्सागन आते हैं, और ये मेरी यूनिट सेल आता है जिसमें आपने सभी रिजल्ट्स को ये देखा, आपने प्रूफ किया है, ठीक है ना। एंड देयरफॉर दिस पैकिंग इज नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो आपको बाय डिफॉल्ट 3D वाला हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कंसीडर करना है, एंड दिस आर द रिजल्ट्स, यू हैव टू रिमेंबर दोस रिजल्ट्स आल्सो अलॉन्ग विथ कि कैसे हम यहाँ पे रिजल्ट तक पहुंचे। तो आंख बंद के रट्टा मत मारना, बस चीजों को समझ करके रट्टा मारना, याद रखना है समझ के, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट याद करके समझना है, रट्टा नहीं मारना कि आंख बंद कर रट्टा मारे भाई नंबर ऑफ एटम्स, आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। आप चीजों को समझ कर, मैं इतना टाइम दे रहा हूँ समझाने में, साथ में रिजल्ट्स को याद करने बोल रहा हूँ, उसमें बुराई नहीं है। मैथमेटिक्स में कंसेप्ट होता है, सामने वाला कुछ भी वैल्यू चेंज करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बट केमिस्ट्री में कंसेप्ट होता है एंड यू हैव टू रिमेंबर दोस कंसेप्ट्स आल्सो। अभी मेरा मोटिव आपको साइंटिस्ट बनाना नहीं है, रिसर्च स्कॉलर नहीं, मेरा मोटिव आपको आपका एग्जाम क्रैक कराना है। जिस दिन मैं आपको बोलूंगा बेटा तुमको एक साइंटिस्ट की तुम पढ़ाई करो, लेट्स से तुम एक रिसर्च स्कॉलर की तरह पढ़ रहे हो, तो मैं आपको रिजल्ट्स को याद करने नहीं बोलूंगा, ठीक है ना, और उसके लिए मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ। बट वहाँ पे मैं आपको रिजल्ट्स को याद करने नहीं बोलूंगा, तो मैं आपको बोलूंगा चीजें यू हैव टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स, बट यहाँ पे आपको समझना है, साथ में साथ रिजल्ट को याद रखना है, ठीक है ना। सो दीज आर द रिजल्ट्स, यू हैव टू रिमेंबर बाय हार्ट इट। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद एबीसी पैकिंग। आपको एबीसी पैकिंग आई थिंक समझ में आ चुकी होगी। सर एबीसी पैकिंग में जो मेरी थर्ड लेयर होगी, दिस थर्ड लेयर इज फॉर्म बाय कीपिंग द स्पेस ऑन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो बने थे हमारे, याद करो, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर तो फिक्स्ड है, थर्ड लेयर इज फॉर्म बाय कीपिंग द स्पेस ऑन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तब जो पैकिंग बोलते हैं उसको बोलते हैं एबीसी पैकिंग। और वहां पे जो यूनिट सेल बनता है, बताऊंगा वहां पे क्या यूनिट सेल बनता है। वहां पे जो यूनिट सेल बनता है उसको बोलते हैं सीसीपी, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। जब मैं आपका एबीसी पैकिंग करूंगा तो वहां पे यूनिट सेल क्या बनेगा, सीसीपी, इसको बोलते हैं क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, बताऊंगा क्या होता है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। सो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, एंड आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आपको जो भी चीज समझाना चाह रहा हूँ, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आपको सभी चीजें जो मैंने तरफ से कोशिश करा समझाने की, कोशिश कर पाया समझाने की। इसी तरीके से आई विल कम बैक विद अनदर सेशन जहां मैं आपको एबीसी पैकिंग और उसके बेस्ट क्वेश्चंस कराऊंगा। देखो उसके बेस्ट क्वेश्चंस वही है जो मैंने आपको रिजल्ट्स के फॉर्म में करा दिए, यही क्वेश्चंस हैं, बट उसको मैंने थ्योरी में आपको इस तरह से पढ़ा दिया कि आप जब क्वेश्चंस करोगे बोलोगे अरे सर ये तो बता दिया आपने, क्वेश्चन में क्यों करा रहे हो भाई, यही क्वेश्चंस हैं, यही क्वेश्चंस हैं, कुछ जो हट की चीजें आपको बताऊंगा साथ में, ठीक है ना। अब इन पैकिंग में नंबर ऑफ वॉइड्स क्या होते हैं, सब कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट आगे करेंगे हम, ठीक है ना। सो प्लीज मेक श्योर आप सभी रिजल्ट को बहुत अच्छे से समझें, पढ़ें, याद भी करें, एंड आई विल कम विद अनदर सेशंस। प्लीज आप सभी बच्चे
हमारे चैनल को सपोर्ट करो, प्लीज़ लाइक दिस चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है ना? हमारे आप टेलीग्राम चैनल पे जॉइन कर सकते हैं, जहाँ आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करूँगा, जहाँ पे आपको वीडियोज़ के लिंक्स मिल जाएँगे, आपको चैनल आपको पीपीटीज़ मिल जाएँगी, नोट्स मिल जाएँगे, दैट इज़ t.me/abhay केमिस्ट्री, ठीक है? चलिए, सो यहाँ पे अलविदा लेते हैं, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एवरीवन।